जमींदारों की भूमिका उस समाज में जिसमें विभिन्न तरह के वर्ग थे, चाहे सामाजिक वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, चाहे वो आर्थिक रूप से बटी हुई व्यवस्था, चाहे वे अपने कार्य क्षेत्रों के आधार पर बटी हुई व्यवस्था, इसमें जमींदारों का क्या स्थान था। तो जमींदारों की भूमिका समाज में कैसी थी, इनका ये तो हम जानते हैं कि कृषि संबंध इनका बहुत ही प्रगाढ़ था और कृषि से ये बहुत निकटता से जुड़े हुए थे। मैंने पूर्व में बताया कि कृषि के उत्पादन में किसान जितना रुचि लेता था, उतनी ही रुचि जमींदार भी लेते रहे होंगे और लेते थे, क्योंकि जितना ज़्यादा उत्पादन उतनी ही ज़्यादा आय लगान के रूप में, भू राजस्व कर के रूप में। तो ये दोनों के लिए हित में था कि कृषि के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ योगदान करें, जितना हो सके कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाए और इस प्रकार भू राजस्व की जो वसूली होती थी, इसमें ये लोग काफ़ी सहयोग करते थे। जमींदार शब्द का प्रयोग राज्य की भू राजस्व वसूली में सहायता करने वालों को, राज्य की भू राजस्व वसूली में सहायता करने वाले वंशानुगत समूहों के लिए किया जाता था। ये याद रखेंगे कि ये वंशानुगत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो दिन प्रतिदिन या हर महीना, हर समय ये परिवर्तन होता रहता था। ऐसी स्थिति में स्थायित्व नहीं रहेगा। तो स्थायित्व लाने के लिए ये आवश्यक कर दिया गया था कि वो वंशानुगत हो, उसी वंश में वो परंपरागत रूप से जमींदारी चलती रहे। तो और मुख्य कार्य क्या था? भू राजस्व की वसूली। ये जो जमींदार हुआ करते थे, इनकी मुख्यतः 3 श्रेणियां होती थीं। पहली मुख्य जमींदार, दूसरा मध्य जमींदार या मध्यम जमींदार, और तीसरा प्राथमिक जमींदार। जो प्रथम श्रेणी थी उन्हें स्वतंत्र जमींदार भी कहा जाता था, क्योंकि स्वतंत्र जमींदार अपने क्षेत्रों में पूरी तरह से पुश्तैनी रूप से स्वायत्त शासक थे। स्वायत्त शासन यानी किसी और का उनके ऊपर एक तरीके से वर्चस्व नहीं रहता था, जब तक कि वे लोग समय पर भू राजस्व दे रहे हैं। तो व्यवहारिक रूप में वे लोग सत्ता का भी उपयोग करते थे। कर तो मिलता ही था, साथ ही साथ उन्हें सैनिक सुविधाएं रखने की भी इजाज़त थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र जमींदार जो थे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे और पुश्तैनी स्वायत्त शासक और व्यवहारिक रूप से सत्ता का पूर्ण रूप से उपयोग और उपभोग करने वाले जमींदारों की श्रेणी थी। दूसरी श्रेणी जो आती है मध्यस्थ। मध्यस्थ जमींदार वे लोग थे जो थे तो जमींदार, लेकिन उनका जो मुख्य कार्य था वह ये था कि जो भू राजस्व की वसूली करते हैं, तो मुख्य जमींदार या स्वतंत्र जमींदारों से और प्राथमिक जमींदारों से राजस्व की वसूली इकट्ठा करना। इनका कार्य क्या हुआ करता था? राजस्व की वसूली अन्य जमींदारों की श्रेणियों से इकट्ठा करना और उसे सही जगह, निर्दिष्ट स्थल पर पहुंचाना। यानी पहला तो था कि वो उसको जमींदारों को, सरदारों को देते थे या उसको राजकोष में, शाही खजाने में जमा करते थे। तो इस प्रकार ये जो दायरा था, मध्यस्थ जमींदारों का दायरा थोड़ा सीमित था। अंतिम श्रेणी थी प्राथमिक जमींदार, और ये प्राथमिक जमींदार मूल रूप से इन्हें अपने राज्य के ये हर भाग में फैले होते थे और ये भी मुख्य जमींदार की तरह इन्हें संपत्ति पर अधिकार होता था, अपनी भूमि पर इन्हें स्वामित्व का अधिकार था और उस अधिकार के तहत वे भूमि को खरीद बेच भी सकते थे और वंशानुगत ये भी रहता था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जमींदारों का जो उपयोग था, जमींदारों की जो व्यवस्था थी, जो उनकी भूमिका थी, वह समाज में, वह कृषि समाज में विशेषकर और राजनीतिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण थी। जमींदारों का
ग्रामीण समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था, बहुत बहुत अच्छे स्थान पर थे। इन्हें खेती से कमाई होती थी, किंतु उत्पादन में इनका कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं होता था। अर्थात जो सारी कमाई थी वो स्वयं के द्वारा किसी तरह के उत्पादन से नहीं थी। ये लोग उत्पादन से तो बहुत दूर थे। इनकी सारी कमाई कर के रूप में खेती से होती थी। ग्रामीण समाज में अपने उच्च स्थान के कारण ये जमींदार कुछ विशेष सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं भी ले बैठे थे जो उन्हें शासन से भी दी जाती थी। उदाहरण के लिए जैसे राज्य की भू राजस्व वसूली का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि उस समय के साम्राज्य में राजाओं की मुख्य आय का जरिया ही ये भू राजस्व हुआ करता था, और उसमें इनके द्वारा सहयोग इन जमींदारों को वैसे ही समाज में बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा देता था। और इसके बदले में, ये राजस्व इकट्ठा करने के बदले में कृषि के उत्पादन का एक हिस्सा और कर मुक्त जमीन का कुछ हिस्सा इनको मिलता था, और उसके साथ कुछ अधिकार भी इन जमींदारों को मिल जाते थे जो एक तरीके से उनके विशेषाधिकार थे। जमींदारों के पास बड़ी मात्रा में विशाल व्यक्तिगत जमीनें होती थी, जिसे वो मिल्कियत कहते थे या संपत्ति कहते थे। तो इस मिल्कियत के कारण भी इनका समाज में ओहदा बहुत ऊंचा था। वे जमीनें उनकी समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण थी। आखिर क्यों न हो, क्योंकि मिल्कियत जमीन पर जमींदार के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए खेती होती थी। इन जमीनों पर प्राय दैनिक मजदूर लगा दिए जाते थे जमींदारों के द्वारा, और या फिर दास काम करते थे, और उनके अपने स्वयं के लिए, जमींदारों के स्वयं के उपयोग के लिए वहाँ कृषि होती थी। जमींदार अपनी इच्छा से जब चाहें तो जमीन को खरीद सकते थे, बेच सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे, और यदि चाहें तो किसी के नाम भी रख सकते थे। तो इस प्रकार जमींदार एक तरीके से अपने क्षेत्र के सर्वोच्च शासक के रूप में एक तरीके से भूमिका निभाते थे। शर्त केवल यही थी कि उनके द्वारा जो निर्धारित लगान है उसका वे समय समय पर संपादन करते रहें और उसको समय पर नियमानुसार राजकोष में जमा करते रहें। समाज में जमींदारों की जो इतनी अच्छी स्थिति जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, उसके क्या कारण थे? अब तक तो उत्तर समझ में आ गया होगा हम लोगों को। ऐसा वर्ग जिसके पास भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार था, ऐसा वर्ग जिसके पास सैनिकों की व्यवस्था रखने का अधिकार था, ऐसा वर्ग जो वंशानुगत वंश दर वंश इस कार्य में लिप्त था, और साथ ही ऐसा वर्ग भी जिसके बारे में मैंने बताया कि एक तरीके से ये लोग, खासकर मध्यस्थ स्वतंत्र जमींदार, एक तरीके से सत्ता का संपूर्ण उपयोग और उपभोग भी करते थे, और केंद्रीय सत्ता से उस हद तक दूर रहते थे सिवाय इसके कि समय पर वे कराधान कर सकें। तो समाज में इनकी जो बहुत ज़्यादा अहमियत थी, इनका जो वर्चस्व था, इनका जो बोलबाला था, उसके दो कारण थे। पहला कारण इनकी स्वयं की जाति, ब्राह्मण या राजपूत, सामान्यतः यही लोग जमींदार होते थे। आपको याद होगा पूर्व में मैंने बताया है कि कई अन्य तबके वर्ग के लोगों ने भी धीरे धीरे जमींदारी अख्तियार की, जमींदार बने, और ऐसा करते हुए उस वर्ग के लोगों ने अपने को कई बार राजपूत या जाट भी घोषित किया है। कारण क्योंकि उन्हें पता था कि केवल आर्थिक रूप से ऊपर उठने से उन्हें वह ताकत नहीं मिलेगी जो अन्य जमींदारों को मिली है। आवश्यक है कि हम सामाजिक रूप से भी ऊपर उठें, यानी ऊंची जाति में अपने को पहुंचाएं।
तो इसी कारण पहला जो इनका वर्चस्व का कारण था या उनके जो ताकत का कारण था वह थी उच्च जाति। दूसरा कारण था कि राज्य के लिए उनके द्वारा जो सेवाएं की जाती थी, राज्य के लिए वे जो कार्य करते थे, जो सेवाएं देते थे, वह भी उनको बहुत महत्वपूर्ण बनाती थी। किस तरह की सेवाएं देते थे मैंने पूर्व में बताया। किसी भी जगह आर्थिक ताकत जिसके पास है वह स्वयमेव बहुत ताकतवर बन जाता है, और इसीलिए इनके पास वो आर्थिक ताकत थी जिसमें राज्य का आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व, उसका जो कलेक्शन था, उसका जो संचयन था, वह इनके द्वारा किया जाता था, जमींदारों के द्वारा किया जाता था, और इसलिए निश्चित रूप से ये सेवा उनको बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचाती थी। दूसरा, अपने क्षेत्र में ये लोग सैनिक भी रख सकते थे, चाहे वो घुड़सवार हों, चाहे वे हाथी की फौज हो या पैदल सेना हो, इनके पास था। साथ ही साथ अपने क्षेत्र में ये लोग एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को भी देखते थे, कम से कम स्थानीय मामलों में, और लोगों की शिकायत सुनना, वहीं के वहीं इस मामलों को निपटाना, ऐसा भी ये करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनकी सत्ता, इनकी शक्ति दो कारणों से आती थी। एक तो उच्च जाति और दूसरा ऐसी सेवाएं जो वे शासन को देते थे। इसमें यदि हम मुगल काल में ग्रामीण संबंधी परिवार की कल्पना करें, एक खाका बनाएं, तो हम पाएंगे कि जो जमींदार थे वो एक पिरामिड यदि हम बनाएं तो इस पिरामिड में जमींदार संकीर्ण शीर्ष पर थे तो शीर्ष पर थे, सबसे ऊंचाई पर, लेकिन संकीर्ण, संख्या इनकी सबसे कम हुआ करती थी, सबसे कम होते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर होते थे। इसीलिए ग्रामीण समाज में जमींदारों का सतत दबदबा बना रहा। इसमें तथा जो अन्य मध्य जातियां थीं, कथित मध्य जातियां, इसमें मध्य जातियों में इन लोगों का प्रतिनिधित्व तो रहता था। मध्य जाति में भी हम पाते हैं जमींदार, और उच्च जाति में भी पाते थे जमींदार, तो इनके बीच में संबंध तो रहता था, ताकतवर भी रहते थे। और मुसलमान जमींदारों को भी हमने पाया है कि उनका भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व उनको था, और उनको वही अधिकार मिले हुए थे जो मूल रूप से ब्राह्मण जाट वर्ग के जमींदारों को मिला था, राजपूत वर्ग के जमींदारों को मिला था। इस प्रकार जमींदार समाज में उच्च स्थिति में बने हुए थे, और इनके कई कारणों को हम गिना सकते हैं। बहुत से विद्वान इतिहासकारों का मत है कि समाज में जमींदारों के बहुत शक्तिशाली होने का एक कारण था कि उन्हें राज्य की ओर से कर वसूलने का अधिकार था। जब हम 16वीं शताब्दी का 17वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ते हैं, और खासकर आईने अकबरी या तत्कालीन अन्य ग्रंथ, तो ऐसा दृष्टिगोचर होता है साफ कि जमींदार काफ़ी ताकतवर हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे। यद्यपि इन मुगल राजाओं ने उन पर लगाम रखी थी, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनमें ताकत थी और वे काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। आखिर कारण क्या था? यदि कारणों पर जाएं तो शायद जनता की ये भावना कि ये जमींदार लोगों को कर वसूलने का अधिकार है, इस भावना ने जमींदारों को बहुत ताकतवर बना दिया था। आखिर तत्कालीन समाज में शासन के लिए राजस्व कर ही तो सबसे मुख्य आय का जरिया हुआ करता था, और कर को लेकर ही किसानों में, खेतीहर मजदूरों में, और यहाँ तक कि जमींदारों में कर को लेकर ही दिक्कतें होती थी। कई बार अनुनय विनय करना पड़ता था, सूखा, अकाल आदि के कारण यह अनुरोध बारंबार किया जाता था, और इसलिए जिससे अनुरोध करते थे उसको वे लोग एक ऊंचे पेडस्टल पर रखते थे और मानते थे कि ये लोग ज्यादा शक्तिशाली हैं। कर वसूलने की एवज में एक और तो कर वसूलते थे ये लोग,
दूसरी तरफ कर वसूलने की एवज में उन्हें शासन कुछ वित्तीय सुविधाएं भी देता था, और यही सुविधाएं उन्हें अपनी साइज से और ज़्यादा बड़ा कर देती थी। उत्तर भारत में तो राजस्व का लगभग 15 से 20% हिस्सा जमींदारों के पास रहता था। यानी 20% हिस्सा काफ़ी मायने रखता है। उससे न आप केवल अपनी जीविका आमोद प्रमोद के साथ, सुख संपन्नता के साथ चला सकते हो, बल्कि जो आपको मेंटेन करना है, जो आपको देखना है सैनिकों को, फौज को, टुकड़ी को देखभाल करना है, वह भी इससे संभव था। कल्पना कर सकते हैं 15 से 20% कितना ज़्यादा होता होगा। गुजरात में तो ये 30% तक, 35% तक जमींदार कर ले सकते थे। एक तरीके से यह उनका अधिकार माना गया था। 30-35% तो बहुत ही ज्यादा है। तीसरा बिंदु मतलब, पहला बिंदु तो ये हुआ कि जमींदार शक्तिशाली क्यों दिखते थे, क्योंकि उनके पास राजस्व कर को कलेक्ट करने का अधिकार था। दूसरा, शक्तिशाली इसलिए दिखते थे क्योंकि जो राजस्व कर इकट्ठा करते थे उसका 15-20%, 30-35% वे अपने पास रख लेते थे, और उस पैसे से वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। अब तीसरा कारण क्या था जिसके कारण ये जमींदार इतने शक्तिशाली महसूस होते थे? सैनिक संसाधन। सैनिक संसाधनों पर उनका जो अधिकार था वह भी उनकी शक्ति का एक मुख्य कारण था। अधिकतर जमींदार किले के मालिक भी थे। उनके अपने अपने किले होते थे और बड़े मजबूत होते थे। वे किले जो थे वो अस्त्र शस्त्रों से भरे रहते थे, लदे रहते थे, और उनके पास अपनी सैनिक टुकड़ियां भी होती थीं। और ये जो सैनिक टुकड़ियां थीं, इसमें सभी तरह के फौजी रहते थे, सभी तरह की सेना रहती थी, जैसे पैदल सेना भी, घुड़सवार, तोपखाना आदि आदि। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जमींदारों के पास सैनिक सत्ता भी एक तरीके से उनके किले की चार दीवारी के अंतर्गत रहती थी। आयन अकबरी से तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जमींदारों की मिली जुली सैनिक शक्ति 47 लाख से कुछ कम ही थी बस। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साम्राज्य में मात्र जमींदारों की सैनिक क्षमता या जमींदारों की सैनिक संख्या 47 लाख के आसपास हो, कितनी बड़ी फौज होगी। और इसके ठीक विपरीत साम्राज्य का जो राजा हुआ करता था वह तो कतई इतने सैनिक रख ही नहीं सकता था। तो उसकी जो कंबाइंड सेना थी उसकी संख्या जमींदारों की कंबाइंड सेना की संख्या से बहुत कम हुआ करती थी। शायद इसलिए भी ये जमींदार लोग इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली दिखते थे। आईने अकबरी में तो बताया है कि जो 47 लाख थे इनका ब्रेकअप कैसा था। 3,85,000 तो घुड़सवार थे, यानी जितने जमींदार थे उनके सबके घुड़सवारों को जोड़ा जाए तो 3,85,000 यानी लगभग 4 लाख के आसपास घुड़सवार, 42 लाख तो पैदल सैनिक, 1863 हाथी, 4,260 बंदूकें और 4,500 नौकाएं, ये इन जमींदारों के पोजीशन में थीं और अधिकार पूर्वक थी, जिसे सत्ता ने, तत्कालीन सम्राट ने उन्हें यह अधिकार दिया था कि अपने क्षेत्र की शांति सुरक्षा बहाली रखने के लिए वे इतने सैनिक रख सकते हैं, और इसकी एक सीमा बनाई थी। पर कुल मिलाकर परिणाम क्या कि सारे जमींदारों की कंबाइंड फौज की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और इसलिए ही ये जमींदार बड़े ताकतवर महसूस होते थे। कई दस्तावेजों को देखकर तो ऐसा लगता है कि कुछ जमींदारों की जो उत्पत्ति ही हुई थी वो युद्ध में विजय के कारण हुई। यानी वो जमींदार इसलिए बनाए गए क्योंकि उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की या युद्ध में बड़ा अच्छा उन्होंने योगदान दिया, तो उनको जमींदार बना दिया गया। उन्हें राजस्व कर संकलित करने का अधिकार दे दिया गया, उसका एक हिस्सा उन्हें अपने पास रखने का अधिकार दे दिया गया।
कई बार तो शक्तिशाली जो सैनिक सरदार होते थे वे कमजोर लोगों की जमीन पर अधिकार करके जमींदारी बैठा लेते थे। यानी सेना की ताकत इतनी थी, स्वयं की ताकत, कि यदि एक सैनिक सरदार कमजोर लोगों की जमीन पे कब्जा कर ले और उसे अपने जमींदारी का हिस्सा बता दे तो बेचारे खेतीहर मजदूर कुछ नहीं कर सकते थे। ये तो हुई सैनिकों की बात। अब सैनिक जिनके मातहत थे, जमींदारों के मातहत, उनकी ताकत तो और कई गुना ज्यादा होगी। अधिकतर सैनिक सरदार, जैसा मैंने बताया, कि जमींदारियों का विस्तार कर लेते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि जमींदार ऐसा तभी करता होगा जब राज्यादेश के द्वारा पहले ही संबंध जमींदार पर उसके अधिकार की पुष्टि कर दी जाती थी। अर्थात राजा पहले कुछ आदेश निकालता होगा, उस आदेश को हम सनद कहते थे, तत्कालीन भाषा में सनद। सनद के माध्यम से शायद राजा ये घोषणा करता था कि फलां फलां सैनिक सरदार को यह अतिरिक्त भूमि दी जाती है। इसी घोषणा के बाद ही शायद ये सैनिक सरदार अतिरिक्त दी गई भूमि पर कब्जा करते होंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। इसके साथ ही जमींदार जो राज्यादेश मिलते थे, उस राज्यादेश के बल पर अपनी अन्य तरह की ताकत भी दिखाते थे, उसका भी प्रदर्शन करते थे। इसमें कोई दो मत नहीं कि राज्य की अनुमति के बिना कोई भी जमींदार इतना आक्रामक रूप नहीं अक्सा सकता। उसका साहस भी नहीं होगा कि वह बिना राजा की अनुमति के अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर, खेतीहरों की भूमि पर कब्जा कर उसे अपनी घोषित कर सके। तो ये तो तय है एक ओर कि राजा बहुत ताकतवर थे, तो दूसरी ओर ये भी तय है कि जमींदारों की ताकत भी, जमींदारों की शक्ति भी किसी से कम नहीं थी। पर अंततः राजा का ही वर्चस्व बना हुआ था, राजा ही सर्वोच्च माने जाते थे और उन्हीं की सनद के बल पर ही जमींदारों में ये हिम्मत हो सकती थी कि वे आक्रामक रुख अपनाएं, आक्रामक रुख अपनाने का साहस इकट्ठा करें और फिर अतिरिक्त क्षेत्रों को अपने कब्जे में करें।